पूछ रहा हूँ तो लेफ्ट कर जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है ना, तभी तो। हम्म। सामने नहीं आना चाहते हैं, मतलब अच्छी बात नहीं है। चलिए, आप लोगों का स्वागत है थेरेपेटिक योगा की सेकेंड लेक्चर में। आज हम कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था, बेसिक। आज मेन लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, देखा जाए तो। आज हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के डिजीज देखेंगे, कौन कौन सा डिजीज होता है। हिमांशु, कौन कौन सा होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के, क्या क्या सिलेबस में बताइए। सर अस्थमा। सर देखा नहीं मैंने सिलेबस। याद नहीं है। जया प्रजापति जी बताइए। सर रेस्पिरेटरी। एलर्जी रेनाइटिस बहुत बढ़िया। और और साइनसाइटिस और कार्डियोवेस्कुलर। गुड। आज जो है सर रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है और ब्रोंकल अस्थमा। हाँ, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंचाइटिस। देखो ये है ना, अपन ये चीजें देख रहे थे, इतना 8 जो है डिसऑर्डर हमें पढ़ने हैं। रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, इंडोक्रिनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, ये फीमेल रिलेटेड है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, इसके अंतर्गत कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज हैं जो हम देखेंगे। तो पहला जो है हमारा, आज हम देखेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, क्रोनिक ब्रोंचाइटिस और ब्रोंचियल अस्थमा। ये 4 चीजें जो है हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने कल आपको बोला था कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ के आना, नहीं तो फिर क्या है ना, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको समझने में, है ना। कि भाई लंग्स कहाँ होता है, जो सिस्टम है हमारा रेस्पिरेटरी, जो सिस्टम है, जो ट्रैक है, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये अब यहां से लेकर जो है ना, इसको आप एक बार देखिए अच्छे से कि पहले स्टार्टिंग में क्या, नजल कैविटी प्लस पैरानजल साइनसेस, ये जो है ना ये। अच्छा एक बात बताओ, साइनसेस का मतलब क्या होता है? साइनस का मतलब क्या होता है? पहले हम साइनस ही पढ़ेंगे। साइनस का मतलब क्या होता है? एक खोखली, एक खाली जगह, ठीक आई है। थिंक ब्लॉकेज। नहीं, मैं सिर्फ साइनस पूछा है, सर नेजल साइनोसाइटिस कैविटी। नहीं बोला है। नेजल कैविटी। ठीक है, ये खोखली एक गुहा है। ओके सर। जब आप बोलते हो ना कैविटीज है ये, तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, इस तरह की प्रॉब्लम आती है ना, म्यूकस या इन्फ्लेमेशन होता है, तब जाके आइटिस, साइनोसाइटिस तब बनता है। मैंने सिर्फ आप साइनस पूछा, गौर से समझिए ये चीजें ना, आपको इंटरव्यू में भी कई बार देखने को मिलेगा, तो वहां पे ये नहीं मत बोल देना। नॉस्ट्रल, यहाँ पे ये चीजें जो है। इसके बाद ओरल कैविटी है, फैरिंग्स है, लैरिंग्स है। ये जो है ऊपर वाला जो है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहलाता है, यहां से लेकर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। और यहाँ पे ही साइनोसाइटिस हो गया, राइनाइटिस हो गया, ठीक है। और ये जो नीचे आता है, नीचे यहाँ पे होता है ब्रोंचुल अस्थमा, ये सारी चीजें डिजीज नीचे लोअर ट्रैक पे होता है। तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि नीचे ट्रैक क्या हो गया। सिस्टम पता होना चाहिए, एटलीस्ट ट्रैक पता होना चाहिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं, कल भी कहा था मैंने, कि अगर आपको योगा थेरेपी पढ़ना है तो फंडामेंटल एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए। अगर एनाटॉमी नहीं पता है, अपने शरीर के बारे में नहीं पता है, कौन कहाँ कैसे, कौन से बॉडी पार्ट कहाँ पे है, तो फिर आप कैसे डिजीज को क्योर करोगे? ठीक है।
आजकल ऐसे बहुत ऐसे योगा इंस्ट्रक्टर आपको मिल जाएंगे जिसको एनाटॉमी नहीं पता होती है और उसको हम योगा सिखा रहे होते हैं, तो ये बहुत गलत है। आप फ्यूचर के योगा ट्रेनर थेरेपिस्ट हो तो अभी आप पढ़ रहे हो, यहाँ बहुत ऐसे भी होंगे जो सिखा भी रहे होंगे, तो उनके लिए ये जो योगा थेरेपी की लेक्चर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से तो है ही, आपके रेगुलर जो आप क्लासेस हो तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ट्रैचिया हो गया, ये जो सी लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये कार्टिलेज होते हैं, ये सब सारी चीजें आप एनाटॉमी में पढ़ोगे डीप में। अभी हम हल्का रिवाइज कर लेते हैं इसको। इसके बाद ये ब्रोंचस, ये लंग्स हो गया, लेफ्ट एंड राइट लंग्स हो गया, ठीक है। ये डाइफॉर्म्स हो गए, यहाँ पे रिब केज होती हैं दोनों साइड 12-12। फिर इसके अंदर एल्वोलाई होता है, जो क्या होता है, वो हमारे एयर को लेने और ले जाने का काम करता है, ये एल्वोलाई के अंदर ही लंग्स के थ्रू। ये ब्रोंचिस हो गया, ब्रोंचियोलस हो गया। ये आप बेसिक फंडामेंटल जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने आपको बता दिया है। जब आप सिस्टम पढ़ोगे एनाटॉमी में तो और डीप में है इसके बारे में। यहां से भी देख सकते हो, सिंपल एक इमेज और मैंने ऐड करा है इसमें। नसल कैविटी, मुख ओरल कैविटी, ये क्या है कैविटी, अभी मैंने आपको क्या बताया, यही है कैविटी। जो हम नसल कैविटी है ना, यहीं पे म्यूकस है, ये साइनोसाइटिस, ये प्रॉब्लम्स आती है। फैरिंग्स हो गया, ट्रैचिया हो गया, फिर लंग्स हो गए, लेफ्ट राइट लंग्स हो गया, रिब्स पसलियां, और ये नीचे डायफ्राम्स। ओके, ये एक सीरीज है कैसे जो हमारा ब्रेथ जो है इन और आउट होता है कैसे। ये एक चैनल है, पहले नसल कैविटीज में जाता है, फिर फैरिंग्स में आया, फिर लैरिंग्स हुआ, फिर बॉन्चुलस, फिर लंग्स में जाता है, फिर ट्रैचिया, नहीं हाँ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। पहले नजल कैविटी, फैरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रैचिया, फिर ऐसे ऊपर ट्रैचिया में आया, फिर लंग्स में गया, फिर बॉन्चुलस में, फिर ब्रॉन्ची में, और एल्वोलाई, फिर डायफ्राम। इस तरह से ये पैसेज है, ठीक है। आप ऐसे याद रखना है इसको, ये पैसेज है एयर का, ठीक है। तो ये पैसेज आपको पता होना चाहिए। अब आता है साइनोसाइटिस। अभी मैंने आपसे जस्ट पूछा कि साइनस क्या है। जहां पे आईटीआईएस, ये आइटिस लग गया ना, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाना, जैसे ये तो साइनोसाइटिस हो गया, मतलब साइनस के पास इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है, तो हमने आइटिस लगा दिया। जैसे सर्वाइकल एस्पोंडलाइटिस, आप बोल देते हो कि क्या हो गया है तो सर्वाइकल हो गया, नहीं, ये बहुत गलत तरीका है, ठीक है। आप टीचर हो, आप आने वाले समय के, और आप इंस्ट्रक्टर भी हो, तो ये गलत वर्ड हम यूज करते हैं कि सर हमें साइनस हो गया है या फिर सर्वाइकल हो गया है, ये गलत वर्ड है। आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आइटिस लग जाता है, ठीक है। एक दो एग्जांपल और बताइए आप, एनीवन, क्या होता है। आर्थराइटिस, गैस्ट्रिक आर्थराइटिस, अथराइटिस, कोलाइटिस, जहां पे आइटिस लग गया वहां पे इन्फ्लेमेशन, ओके, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये हो गया साइनस। अब इसके बारे में समझते हैं कि साइनोसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू लाइनिंग साइनसेस। साइनसेस जो लाइनिंग है, वहां पे क्या आ जाना, इन्फ्लेमेशन। अभी ये इमेज समझिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, आईब्रोज के जस्ट ऊपर ये पार्ट, फिर ये यहां तक, ये क्या है, साइनसेस कैविटी है, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, स्वेलिंग आ जाना, इसी को हम कहते हैं साइनोसाइटिस। अब और समझते हैं इसके बारे में। साइनस इज अ होलो स्पेस, आपको बताया, एक खोखली हुआ है, विद अ बोन बिटवीन योर आईज, बिहाइंड योर चिक बोन्स, दिखाया भी, एंड इन योर फोरहेड। ये देखो यहाँ फोरहेड के पास, चिक्स के बैक साइड में, ये सारा। दे मेक म्यूकस which keeps the inside of your nose moist। अब देखो ये अच्छा है, देखो
जब साइनस ये जो खोखली हुआ है, आप देखते होगे जो डस्ट पार्टिकल्स है हमारे इन्वायरमेंट में बाहर आसपास, ठीक है, उस डस्ट पार्टिकल को क्या करता है, वो अंदर जाने से रोकता है। उस जगह पे क्या हो जाएगा, या तो स्नीजिंग आ जाएगा, और और या तो फिर वहां पे मॉइस्ट जमा हो जाता है, उस जगह चिपचिपा हो जाता है। आप देखना कभी भी नाक के अंदर या इस तरह के ले जाना अपने उंगली को, और फिर देखना एक ब्लैक कलर का डस्ट आपको निकल के आएगा। जहां हम लोग जहां रहते हैं, जहां पे भी हम रायपुर में रहते हैं, जनरली यहाँ पे ब्लैक डस्ट बहुत है। जहां जहां डस्ट रहती है वहां पे देखिएगा, बहुत अच्छा होता है, वहां पे ना मॉइस्ट रहता है वो, ताकि जो एयर पार्टिकल्स हैं वो अंदर ना जाए। ये पता है आपको, साइनोसाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस बहुत सिमिलर है एक दूसरे से, सेम नहीं है बट करीब करीब सिमिलर है थोड़ा थोड़ा। वो भी डस्ट पार्टिकल, इस तरह की एलर्जी हो जाना, ये सब चीजें आती है वहां पे। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आना, स्वेलिंग आना। एंडरटर्न हेल्थ प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डस्ट, ये अपने डस्ट से प्रोटेक्ट करता है, एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। हेल्दी साइनसेस आर फिल्ड विद एयर, जब हेल्दी है उस टाइम पे म्यूकस नहीं रहेगा, भरा हुआ नहीं रहेगा, मवाद जो होता है वो नहीं रहेगा, एयर पार्टिकल से रहेगा, या फिर लाइट मॉइस्ट रहता है, वहां पे मॉइस्ट रहेगा, ताकि जो भी एयर पार्टिकल है वहां चिपक जाए, अंदर ना जाए। बट व्हेन दे बिकम ब्लॉक्ड एंड filled with fluid, germs and grow and cause an infections, जब वो ब्लॉक्ड हो जाता है, चौक हो जाता है, इससे जैसे फ्लूइड से, आप देखे होगे ना कि नाला जाम हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जैसे ही बहुत एक एग्जांपल देता हूं, तालाब में ना कुंभी रहती है, जल कुकरी देखा है, जल कुंभी ग्रीन ग्रीन कलर का, जब वो भर जाता है ना, तो देखना वहां पे ना कीचड़ के जैसा होने लग जाता है वहां पे उस जगह पे, ठीक है। तो वैसे ही, और फिर क्या होगा, वो ब्लॉक कर देता है उस एयर को, पैसेज को नैरो कर देता है, हमारे नोजल के पास पैसेज जो होता है उसको नैरो कर देगा। श्वास लाइन, जिसको साइनोसाइटिस रहता है ना, उसको ब्रीदिंग की इश्यूज बहुत रहती है, सांस लेने में दिक्कत आता है, ठीक है। और वहां पे फ्लूइड जमा होने लग जाएगा, उस फ्लूइड की वजह से क्या होगा, वहां जर्म आएगा, और बढ़ने के बाद वो इन्फेक्शन वहां पे पैदा कर देगा उस जगह पे। ओके, देखो ये हेल्दी साइनसेस कैसा रहता है, एकदम ओपन है, यहाँ पे देखो एकदम क्लीन है, खाली जगह है, हेल्दी साइनसेस का लक्षण है। ओके, और ये क्या है, साइनोसाइटिस, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, ये देखो इन्फ्लैम्ड हो गया यहाँ पे, ये पार्ट, यहाँ पे एक्सेस म्यूकस जमा हो गया है, बहुत मवाद जमा हो गया है। एक और इसमें टर्म आता है सेप्टम, वो चीज हम आगे भी देखेंगे, इसको अभी मैं बता देता हूँ। ये जो सेप्टम क्या होता है, एक सेप्टम बोन है जो हमारे लेफ्ट एंड राइट नोज को डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है, नजल सेप्टम, बीच का भाग। और इसमें 4 प्रकार के साइनसेस हम अभी देखेंगे कि 4 टाइप्स ऑफ साइनसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। एक तो फ्रंटल साइनसेस, ये देखो ये पार्ट, सिफेनॉइड साइनसेस यहाँ पे पीछे, नजल नोज के जस्ट हल्का पीछे, इथेमॉइड साइनस यहाँ पे लोअर पार्ट से पीछे, जस्ट आप बोन पर होगे ना, कंस्ट्रक्शन इसमें स्केलेटन सिस्टम जब आप Skeletal. पढ़ोगे, तो वहां पे आपको यहाँ पे इस तरह के बोन्स, फ्रंटल बोन, सिफेनॉइड बोन, ये फेस के बोन्स होते हैं। कितने प्रकार के फेस बोन होते हैं पता है आपको? 14 14. 14 याद है ना, 14. बहुत बढ़िया, 14 प्रकार। वहां पे आप पढ़ोगे इथेमॉइड बोन, ठीक है, मैक्सिलरी बोन। ये जो मैक्सिलरी बोन क्या होता है, मूवेबल होता है, जॉ का, पता है ना आपको, एनाटॉमी में आपने पढ़ी होगी। तो ये 4 प्रकार के साइनसेस होते हैं, मैक्सिलरी साइनसेस, इथेमॉइड साइनसेस, सिफेनॉइड साइनसेस एंड फ्रंटल साइनसेस। कंडीशन दैट कैन कॉजेस साइनसेस ब्लॉकेज इनसाइड, देखो क्या कारण होता है जो ब्लॉकेज, एक तो होता है कोल्ड हो जाना, ये नॉर्मल है, जैसे कॉमन कोल्ड। एलर्जिक राइनाइटिस व्हिच इज स्वेलिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द नोज कॉजेस बाय द एलर्जन, एलर्जन की वजह से। मैंने आपको बताया ना, बहुत थोड़ा बहुत सिमिलर है एलर्जी राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस, बहुत कुछ सिमिलर है, एग्जैक्ट सेम नहीं है बट थोड़ा बहुत सिमिलर है।
तो उसके वजह से भी जो एलर्जन होता है तो वहां पे भी स्वेलिंग आ जाती है। स्मॉल ग्रोथ इन द लाइनिंग ऑफ द नोज कॉल्ड द नजल पॉलिप्स। पॉलिप्स एक, समझ लो, अ, एक मांस का बढ़ जाना थोड़ा सा, उस जगह पे पॉलिप्स आ जाना, थोड़ी सी गांठें आ जाने, इस तरह से वो स्मॉल ग्रोथ उस जगह पे ना बढ़ जाता है। अभी मैंने आपको बताया सेप्टम के बारे में। जो सेप्टम क्या होता है? नजल सेप्टम, जो हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल एंड राइट नोस्ट्रल को डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, आप लोग देखा होगा, नॉर्मली हम सुनते भी हैं कि भाई नाक की हड्डी बढ़ गई है, उनको बहुत दिक्कत होता है। जब आप चल नीति करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, खासकर रबर नीति करते हो तो उसमें ज्यादा आता है, इजिली नहीं जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई डेविएट हो गया है, सेप्टम हमारा क्या हो गया है, डेविएट हो गया है, जिसकी वजह से वो दिक्कत आती है, ब्लीडिंग्स भी कई बार आ जाता है। तो डिविएटेड सेप्टम विच इज सिट इन द नजल कैविटी, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है हमारा जो सेप्टम, इस सब की वजह से, हमारे साइनोसाइटिस की वजह से। अब आपको अभी बताया था मैंने टाइप्स ऑफ साइनोसाइटिस, ये है। देखो यहाँ पे ये जो हम बताया था, फ्रंटल, सिफेनॉइड, इथमॉइड एंड मैक्सिलरी, ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और साइनोसाइटिस मतलब ये बताया है टाइप्स में कि किस प्रकार का हो सकता है। एक तो एक्यूट होता है, या फिर सब एक्यूट, क्रॉनिक एंड रिकरेंट। अब इसको समझिए क्या होता है। वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है साइनोसाइटिस, पहले जो हमने बताया 4 पार्ट्स में। यहाँ पे टाइप्स है, ये क्या है कि किस प्रकार का होता है, कि एक तो एक्यूट साइनोसाइटिस होता है जो बहुत कम समय के लिए होता है और जल्दी ठीक हो जाता है, 2 to 4 वीक्स में रिकवर आप कर लेते हो। तो एक्यूट साइनोसाइटिस यूजुअली स्टार्ट विथ कोल्ड, सिंपल जुकाम से स्टार्ट हो सकता है। सिम्टम जस्ट लाइक अ रनिंग नोज, स्टिफी नोज एंड फेशियल, फेस पे भी थोड़ा सा पेन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकता है फेस पे। तो इट मे स्टार्ट सडनली एंड लास्ट 2 to 4 वीक्स। सब एक्यूट साइनोसाइटिस होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, कि 4 to 12 वीक्स तक रह सकता है। क्रॉनिक साइनोसाइटिस होता है जो बहुत लंबे टाइम तक रहता है, लॉन्गर। ठीक है, इसका सिम्टम्स क्या हो गया, 12 वीक्स और लॉन्गर। ये जल्दी नहीं होता, ये पुराना, कहते हैं ना, क्रॉनिक डिजीज है, ये पुरानी बीमारी है, तो जल्दी ठीक नहीं होता ये क्रॉनिक साइनोसाइटिस। रिकरेंट साइनोसाइटिस, आपको ठीक हो गया, फिर कुछ दिनों के बाद फिर वापस आ जाना, रिकरेंट होना। ठीक है, ठीक हो जाएगा फिर वापस होगा, ठीक होगा फिर वापस आएगा। तो ये इस तरह से होता है, वो साल में कई बार हो सकता है, सेवरल टाइम्स इन अ ईयर। इसको कहते हैं रिकरेंट साइनोसाइटिस। और इसमें क्या हो, गेट्स it more likely if you have swelling inside the nose like like form of common cold, सेम चीज वैसे ही है, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में है, बट कॉमन वही, कॉमन कोल्ड की वजह से हो सकता है आपको। उसके बाद क्या, ब्लॉक ब्लॉक ड्रेनेज डक्ट, जो ड्रेनेज ये जो पैसेज है हमारा ना, डक्ट है, उसका ब्लॉक हो जाएगा। फिर स्ट्रक्चर डिफरेंसेस दैट नैरो दोज डक्ट्स, वो जो डक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। नजल पॉलिप्स अभी जस्ट बताया आपको, तो पॉलिप्स वो थोड़ा सा मांस हो सकता है, वो बढ़ सकता है नजल में, स्वेल आ सकता है, स्वेलिंग की वजह से। इम्यून सिस्टम डिफिशियंसी और मेडिकेशंस दैट सप्रेस द इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाएगा। आप देखोगे जब आपको सर्दी जुकाम होता है ना, तो आप बहुत वीक फील करते हो, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है डाउन सी हो जाती है। आप खासकर इम्यूनिटी सिस्टम जब पढ़ोगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि ये जो नोज है, फर्स्ट डिफेंस लाइन कहलाता है हमारा नोज, फर्स्ट डिफेंस लाइन। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड डिफेंस लाइन, फोर्थ डिफेंस, इस तरह से आप पढ़ोगे इम्यूनिटी सिस्टम में, इम्यूनिटी सिस्टम। ओके, इसके बाद फॉर चिल्ड्रन थिंग्स थिंग्स दैट कैन कॉज साइनोसाइटिस। आपको पता है बच्चों में ना जल्दी होता है ये कफ कोल्ड की बीमारी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना कफ प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं। वैसे ही धीरे धीरे वो जब उसकी आयु बढ़ती है, जवान होता है, तो वो पित्त प्रवृत्ति का हो जाता है, और बूढ़े लोग वात प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं। तो बच्चों में ज्यादातर
सर्दी जुकाम देखने को मिलेगा और बहुत चांसेस रहता है साइनोसाइटिस होने का इसके अंदर। और ये किस वजह से हो सकता है, कारण और क्या बताया, एलर्जी। एलर्जी कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी किसी को ना स्मेल से होता है, फूलों की सुगंध से या डस्ट से ये हो सकता है, किसी किसी को धूप की वजह से भी एलर्जी होता है, एलर्जी किसी भी चीज से हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी एलर्जी, खासकर डस्ट की वजह से साइनोसाइटिस ज्यादातर होता है, एलर्जी की वजह से। इलनेस फ्रॉम अदर किड्स एट डे केयर और स्कूल। हाँ, ये चीज जब आप जब डे केयर पे रख देते हो या स्कूल्स में रहते हो तो वहां पे भी ये चीजें क्या है, फैलती हैं, एक बच्चों से दूसरे बच्चों में भी ये ट्रांसफर होता है, ये प्रॉब्लम। तो उस वजह से भी हो सकता है। बॉटल ड्रिंकिंग व्हाइल लाइंग ऑन द बैक, मतलब पीठ के बल जब आप पियोगे पानी उस वक्त भी ये चीजें आ सकती है। ये एक्यूट होगा इस तरह की जब आएगा तो। ये खासकर बच्चों के लिए बता रहा है ना कि बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम्स कब आती है। स्मोक इन द इन्वायरमेंट, जब बहुत धुंध रहता है, आप दिल्ली में चले जाओ, देखो ठंड के दिनों में कितना होता है, 10 में से 1 लोग या 2 लोग तो इसके प्रॉब्लम के रहते ही हैं, साइनोसाइटिस से या फिर स्मोक हो जाना, या स्मॉग भी कहते हैं उसको। ठीक है, इन द इन्वायरमेंट द मेन थिंग्स दैट मेक साइनोसाइटिस मोर लाइकली फॉर एडल्ट्स और इन्फेक्शन एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से भी, इन्फेक्शन एंड स्मोकिंग की वजह से भी ये चीजें एडल्ट्स में देखने को मिलता है। क्लियर, यहां तक क्लियर है? ये बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एवरीवन इज अंडरस्टूड? Yes, yes, sir. ओके, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो लास्ट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा अर्जेंसी हो तो बीच में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत। सिम्टम्स ऑफ एक्यूट साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस में का सिम्टम्स क्या है, अलग अलग सिम्टम्स होता है इसमें। एक तो फेशियल पेन आएगा, प्रेशर, स्टफ्ड नोज जो है हमारा स्टफ्ड हो जाएगा, नाक का बहना, रनिंग नोज होना। आप देखो ना, जब आपको जुकाम होता है ना तो आप स्मेल भी नहीं कर पाते किसी चीज का, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसकी कौन सी सुगंध है ये। तो लॉस ऑफ स्मेल, कफ और कंजेशन भी इसमें होता है। कफ भी आएगा, जैसे म्यूकस ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा तो कफ आना शुरू हो जाएगा। इसलिए तो खांसी जुकाम देखो ना, सर्दी जुकाम एक साथ आते हैं ज्यादातर। अगर किसी को रनिंग नोज, कफ बन रहा है तो अपने आप खांसी हो जाएगा, ताकि वो हमारा जो बॉडी है ना, कोई भी गलत चीजें अंदर नहीं लेती है, किसी न किसी रूप में वो बाहर कर देता है। जब आप तबीयत खराब होते हो, हर चीज के पीछे लॉजिक है। ठीक है, आप बहुत मिर्च मसालेदार भोजन कर लेते हो ना, तो क्या होता है, पेट खराब हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं। तो शरीर अपने अंदर नहीं रखता, उनको लगता है कि ये हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, तो जुकाम हो जाएगा। आप देख लो, कोई कोल्ड या फिर ठंडे पानी इस तरह से पी लेते हो तो डाइजेस्ट हो गया, नहीं हुआ तो वो फिर कफ के रूप में आपको शरीर से बाहर चला जाता है। फीवर आना उसका भी कारण है। तो ये चीजें हैं। यू में ऑल्सो है, फीवर आएगा इस टाइम पे, बैड ब्रेथ, फैटिक्स हो जाना, थकान भी होगा, और डेंटल दांतों की भी समस्या आ सकती है इस टाइम पे। क्योंकि ये क्या है, साइनस एक कनेक्टेड है। ये जो हमारा जो है साइनस, ये जो कैविटीज है वो कनेक्टेड है हमारे माउथ से भी, दांत से। ठीक है, दांतों से। तो डेंटल डेंटल पेन हो सकता है। इट में एक्यूट साइनोसाइटिस इफ यू हैव टू मोर सिम्टम्स। और ठीक आप जब देखोगे ना, जो हमारे म्यूकस जो आते हैं नाक से निकल के आते हैं, कई बार वो ग्रीन भी आते हैं, ग्रीनिश और येलोइश नोज डिस्चार्ज होता है, कफ के रूप में निकलता है। कभी कभी ग्रीन भी आता है और येलोइश भी आता है। सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक साइनोसाइटिस। अब क्रोनिक साइनोसाइटिस का सिम्टम्स क्या है, ये तो अगर ज्यादा समय तक ही रहता है, या 12 वीक से ज्यादा रह सकता है। फीलिंग ऑफ कंजेशन और फुलनेस इन योर फेस, फेस मतलब बहुत भरा भरा रहेगा, कंजेशन हो जाएगा, मतलब हैवीनेस आ जाना। एक हेल्दी साइनस का मतलब क्या है कि वहां पे लाइट होना, फेस आपको बहुत लाइट रहेगा। लेकिन साइनोसाइटिस जब होगा, क्रॉनिक रहेगा, तो वो लगेगा कि एकदम भारी भारी फेस हो गया है। हेडेक से आना, इसमें हेडेक भी बहुत होता है। ठीक है,
नजल ऑब्जॉर्प्शन और नसल ब्लॉक, ब्लॉक हो जाएगा नाक, सांस लेने में दिक्कत आएगा, फीवर भी आएगा, पस इन द नसल कैविटी, पस जमा हो जाएगा हमारे नजल कैविटीज में। रनिंग नोज और डिस्चार्ज पास लास्ट नजल ड्रेनेज। रनिंग नोज तो होगा, अभी जस्ट हमने देखा इसको। हाँ, अभी आप मैंने क्या बताया, हेडेक। अपर वाले में क्या है हमारा, अभी बताया था ना, कौन सा साइनस है, कौन सा पार्ट है अपर फोरहेड के पास, भूल गए? फ्रंटल। फ्रंटल हमारा साइनस है, वहां पे इसके वजह से हेडेक होता है। इस जगह पे बहुत हेडेक, तेज सर दर्द होता है, हेडेक होता है इस जगह पे, फ्रंट के पास पे। ठीक है, इस साइनस की वजह से बैड ब्रेथ आएगा, सांसों में भी दुर्गंध आती है इस टाइम पे, और दांत का दर्द होना। ठीक है, आप जल्दी थक जाओगे। तो ये था हमारा साइनस। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ठीक है, आपको मैंने इसके सिम्टम्स बता दिया, लक्षण क्या होगा, ठीक है, क्या होता है साइनोसाइटिस क्या है, उसके टाइप्स हमने देखा। अब इसका इलाज क्या है, क्या कर सकते हैं? तो वार्म एंड मॉइस्ट एयर में हेल्प इफ यू हैव क्रॉनिक साइनोसाइटिस। आप क्या करते हो, साइनोसाइटिस जब होता है तो एक हल्का सा गर्म हवा, वो चीजें जो है ना, आप इस क्रॉनिक साइनोसाइटिस को थोड़ा सा रिलीफ, एक वेपोराइजर का काम करता है। ठीक है, आप क्या करते हो, कई बार हमारे रनिंग नोज रहते हैं, तो क्या करते हैं आप, वो लेते हो ना, भाप लेते हो, स्टीम लेते स्टीम हैं। लेते हैं। स्टीम लेते हो, वैसे ही वही चीज है ये, वार्म एंड मॉइस्ट एयर यू में है, इसको हेल्प करेगा, किसको, क्रॉनिक साइनोसाइटिस। एक्यूट को भी करेगा, ऐसा नहीं है। तो वेपराइजर यू कैन यूज इनहेल स्टीम फ्रॉम ए पैन ऑफ वार्म वाटर, अभी वही चीज अभी डिस्कस किया। मेक श्योर वाटर इज नॉट टू ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, हाँ, ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए। उसमें हम कई बार क्या करते हैं ना, विक्स भी डाल देते हैं, है ना। देयर आर सम अदर थिंग्स यू कैन डू योरसेल्फ टू हेल्प विथ क्रॉनिक साइनोसाइटिस। आप क्या कर सकते हैं, वार्म कंप्रेशर कैन इजी पेन इन द नोज एंड साइनस, वही चीजें हैं, वार्म कंप्रेशर आप यूज कर सकते हैं। ये अपने पेन को क्या थोड़ा सा इजी करेगा, रिलीफ देगा, ठीक नहीं करेगा, लेकिन हाँ थोड़े से समय के लिए रिलीफ, थोड़ा सा पेन आपको कम करेगा। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, आप बहुत ज्यादा पानी पियो। ठीक है, फ्लूइड डाइट ज्यादा लेना चाहिए इस टाइम पे। कीप म्यूकस थीन, ताकि जो म्यूकस है वो हमारा पतला रहे, मोटा हो जाएगा तो वही चीज से क्या हो जाएगी, पॉलिप्स बनने का कारण हो जाता है, वो हमारे ड्रेनेज को नैरो बना देगा, ब्रीदिंग को फिर प्रॉब्लम्स आएगी। तो ये हमारा था साइनोसाइटिस। ठीक है, इसका हम और यौगिक ट्रीटमेंट जो है लास्ट में एक साथ देखेंगे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट, यौगिक ट्रीटमेंट हम एक साथ एंड ऑफ द ये डिसऑर्डर पढ़ने के बाद देखेंगे। एलर्जिक हो गया, फिर ब्रोंचाइटिस, अस्थमा हो गया, ये चीजें हम पढ़ने के बाद लास्ट में एक साथ यौगिक ट्रीटमेंट वो हम पढ़ेंगे। तो सबको क्लियर है, ये हमें बता दीजिए आप। तो फिर एलर्जिक राइनाइटिस हम पढ़ेंगे। एनी कंफ्यूजन? ओके। एलर्जिक राइनाइटिस, इसको हम हे फीवर के नाम से भी जानते हैं। आपको अभी जैसे कि है फीवर कैसे समझो आप, सीजनल जो बुखार लगता है ना, उसको एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से भी होता है, हे फीवर के नाम से इसको हम जानते हैं। इसका दोनों नाम याद रखिए, एग्जाम में हो सकता है आपको घुमा दे, एलर्जिक राइनाइटिस की जगह पे ना हे फीवर दे दे, और ये कह देगा कि भाई सिम्टम्स दे देगा कुछ दो तीन, एंड ऑप्शन दे देगा उसमें, हे फीवर, फिर अनदर अनदर और भी डिसऑर्डर्स दे देंगे। तो आपको याद रखना है हे फीवर। एलर्जिक राइनाइटिस इज एन एलर्जिक रिस्पॉन्सेस टू स्पेसिफिक एलर्जन। स्पेसिफिक एलर्जन मतलब यहाँ पे आप समझिए इसको, कि जैसे अभी मैंने आपको इसमें भी बताया था, स्मेल, किसी को इत्र का सुगंध पसंद नहीं है, एलर्जी हो जाता है। फूलों की खुशबू पसंद नहीं है, एलर्जी हो जाता है।
जिसके नए नए घर बन रहे होते हैं वहां पे हम पेंट कराते हैं, तो उसकी खुशबू भी या उसके स्मेल पसंद नहीं आता, एलर्जी हो जाता है। डस्ट पार्टिकल, उससे एलर्जी हो जाता है। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी अनवांटेड डस्ट जो हमारे बॉडी के लिए हेल्थी नहीं है और किसी न किसी रूप में वो हमारे बॉडी में ब्रीदिंग के थ्रू अंदर जा रहा है, ठीक है, और वो हमारे बॉडी के लिए क्या है, अच्छा नहीं है। जो भी डस्ट पार्टिकल, आप देखो डस्ट पार्टिकल के साथ साथ बहुत चीजें जो है, छोटे छोटे जर्म्स उसके साथ भी हमारे अंदर जाता है। आप घर के जो हमारे डस्ट के जो पायदान होते हैं, पैर जिसे हम पोंछते हैं, ठीक है, उसमें जो डस्ट रहता है, तो उसमें मॉइस्ट के साथ साथ डस्ट रहता है, जिसके वो भी हमारे बॉडी में किसी रूप में अगर जाता है, ब्रीदिंग के रूप में अगर जाता है अंदर, तो वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। वही कॉजेज है एलर्जिक रेनाइटिस का। फिर वो एलर्जन शुरू होता है, तो जब अंदर जाता है, समझिए इसके कॉन्सेप्ट को समझिए पहले। अनवांटेड इन्वायरमेंट में अनवांटेड थिंग्स जो है ब्रीदिंग के माध्यम से जब हमारे अंदर गया और वो एलर्जन पैदा करता है। कई बार देखो छींके आती है, डस्ट से क्या होता है, बहुत लोगों को छींक आता है। छींक आना अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि जो अनवांटेड पार्टिकल है वो छींक के माध्यम से बाहर चला जा रहा है। हमारे जो म्यूकस है, जो डस्ट है, वो या फिर देखोगे नोजल के पास ना छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, नाक के पास बाल रहते हैं, वो भी क्या है, हमारे डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकता है। अब वो अंदर गया तो भी हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा केमिकल है जिसको हम हिस्टामाइन कहते हैं। वो क्या करता है, एक मैसेंजर का काम करता है। वो हमारे सेल्स को भेजता है और वहां से एक म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू म्यूकस जनरेट होता है और उस अनवांटेड पार्टिकल को हमारे शरीर से बाहर ले जाने का काम करता है। तो उसमें मेजर काम किसका है, हिस्टामाइन, ठीक है। ये देखो हिस्टामाइन रिलीज होता है, जैसे ही वो हमारे अंदर गया, एक हिस्टामाइन है, एक नेचुरल केमिकल है जो रिलीज होता है और फिर वो मैसेज देता है। हर एक केमिकल्स का एक टारगेट सेल्स होते हैं, कोशिका होता है, उसको मैसेज देता है और वो फिर क्या करता है, अपने टारगेट टिश्यू, देखो क्या होता है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से, आपने पढ़ा होगा ना ये चीजें, स्ट्रक्चर, सेल, टिश्यू, ऑर्गन के पूरे सिस्टम, ये सब पूरा चीजें आपने पढ़ी हो। तो टारगेट सेल को गया मैसेज, वो फिर अपने टारगेट टिश्यूज के पास गया, म्यूकस मेम्ब्रेन से एक जनरेट हुआ म्यूकस का, और वो हमारे जो अनवांटेड पार्टिकल को बाहर, इसीलिए तो छींके आती है, म्यूकस जनरेट होता है हमारे बॉडी के अंदर और उसको रोकने का काम करता है। क्लियर? वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार मैं आपको फिर से सुना देता हूँ। एलर्जिक राइनाइटिस इज एन एलर्जिक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक एलर्जन। इट इज एन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ड्राइवन बाय TH2 टी हेल्पर टाइप सेल्स जो होते हैं, ये सेल्स हैं, which play an important role in coordinating the immunity responses to large extracellular pathogen। समझ में आ गया? ये जो सेल है, टारगेट सेल यही है, जिसको हम TH2 या टी हेल्पर टाइप 2 सेल्स कहते हैं, इसके पास भेजता है, वो फिर रिस्पॉन्स लेता है। When your body comes in your contact with an allergen, ये कब होता है, जब हमारा बॉडी किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आता है। आप देखो बहुत लोग ना बिल्लियों के जो डेड स्किन है उसके निकलने से भी एलर्जी होता है, उसके बाल जो फर होते हैं ना, कुत्ते बिल्लियां जो देखे होंगे उनसे भी एलर्जी बहुत लोग होते हैं, उनके जो बाल टूटते हैं उसके वजह से एलर्जी स्टार्ट होता है। एलर्जिक राइनाइटिस अकर सीजनली और ईयर अराउंड। पॉलन इज द मोस्ट कॉमन एलर्जन। पॉलन जो है ना,
ये बहुत ही कॉमन एलर्जन होता है इन सीजनल एलर्जिक। दो प्रकार के यहाँ पे बताया है, ठीक है। एक तो हम अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलर्जिक नीचे। सीजनल होता है, यहाँ देखो, एक सीजनल है और पेरिनियल है। Symptoms are usually seen immediately after coming into the contact with allergen. सेम चीज, वही चीज है। ये कब सिम्टम स्टार्ट कब होगा? जब हम एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं, पॉलन के कांटेक्ट में आते हैं, देन ये इस तरह के सिम्टम्स आपको स्टार्ट होता है। स्नीजिंग आना, ये चीजें। टाइप्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। टाइप्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस क्या है? एक तो पहला सीजनल होता है, सीजनल के थ्रू ड्यूरिंग द, देखो, स्प्रिंग में या फिर फॉल सीजन में, मौसम जब चेंज होता है उस टाइम पे खासकर ये देखने को मिलता है। स्प्रिंग सीजन्स में भी देखने को मिलता है ये सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। राइनाइटिस टिपिकली इन रिस्पॉन्स टू आउटडोर एलर्जेंस लाइक पॉलन, बाहरी चीजों से ये ज्यादा इफेक्टेड होता है। और पेरिनियल होता है, पेरिनियल एलर्जी कैन अकर ईयर अराउंड, साल में कभी कताली हो सकता है, एनी टाइम नहीं होगा, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर इन रिस्पॉन्स टू। कभी भी हो सकता है, लेकिन मतलब ये समझो कि ईयर में एक या दो बार, लेकिन कभी भी हो सकता है ये। तो इंडोर सब्सटेंस लाइक डस्ट माइट्स एंड पेट टेंडर। देखो, डस्ट माइट क्या हो गया? एक टाइनी बग्स होता है, जैसे अभी बताया ना कि जैसे हमारे पैर के पायदान होते हैं, उसमें हम भाई मॉइस्ट भी रहता है, डस्ट भी रहता है, वहां पे ना टाइनी बग्स जो होता है, वो होता है हमारे टाइनी बग्स दैट कॉमनली लिव इन हाउस डस्ट में। हमारे घर में ज्यादातर होता है ये चीजें, टाइस माइट्स। और पेट डेंडर, जहाँ पे एनिमल्स के फर जो होता है बाल का, या फिर डेड स्किन्स हैं कुत्ते बिल्लियों में, उससे रिलेटेड ये चीजें जो हो सकता है पेरेनियल एलर्जन। ये कभी भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। ओके, ये सीजनल क्या हो गया? आउटडोर एलर्जन के थ्रू ये चीज, आपको पॉइंट ये बातें याद रखनी है। एक तो सीजनल क्यों होता है? आउटडोर एलर्जन की वजह से सीजनल होता है, ठीक है। और पेरेनियल ये जो हमारे इंडोर में, इंडोर सब्सटेंस की वजह से ये एलर्जिक राइनाइटिस होता है। क्लियर? ये जो मेजर डिफरेंस। कॉमन एलर्जन क्या क्या होता है? एक तो ट्री फ्लावर पॉलन बताया, उससे भी होता है। स्पेशली स्प्रिंग, स्प्रिंग वसंत ऋतु में ज्यादातर फूल आते हैं बाहर निकल के, उस टाइम पे होता है। ग्रास पॉलन है ना, घासों में भी ये चीजें मिलती है इन समर टाइम पे या फिर फॉल सीजन में। डस्ट माइट अभी आप बताया। एनिमल टेंडर विच इज ओल्ड स्किन, या फिर फर ओल्ड स्किन हो गया, वो टूट निकलता है, बाहर निकलता है। कैट सलाइवा, जो बिल्लियां की जो सलाइवा होते हैं लार, वो। फिर मोल्ड। रिस्क फैक्टर ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। रिस्क फैक्टर क्या है? कि भाई ये जो चीजें हैं वो बढ़ सकती है, रिस्क है। तो हैविंग अदर एलर्जीज और अस्थमा, इसकी वजह से हैविंग एंजाइमा। एंजाइमा क्या होता है? जो स्किन में रैशेज आ जाते हैं, तो क्या कह सकते हैं, स्किन स्किन से रिलेटेड है, खुजली के जैसा, है ना, खुजली होना, इसके वजह से भी होता है। हैविंग ब्लड रिलेटिव विद, ये मतलब ये सब चीजों से ये आ सकती है रिस्क फैक्टर। मतलब जिसको एलर्जिक राइनाइटिस है, उसके वजह से और भी अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट आपके शरीर में हो सकता है, ठीक है। तो और भी, जैसे कि अस्थमा हो जाएगा, स्किन्स में इचिंग आ जाएगा, रैशेस आ सकते हैं। हैविंग ब्लड रिलेटेड विथ एलर्जीज और अस्थमा, living or working in an environment that constantly exposes you to allergen like a cigarette। हाँ, ये चीजें और कब बढ़ जाएगा? और भी चीजें, सिगरेट जो पीते हैं, स्मोक लेते हैं, परफ्यूम की वजह से, हेयर स्प्रे, वुड एयर स्मोक की वजह से, ये चीजें जो है एक्सपोज ज्यादा होता है, कॉन्स्टेंटली एक्सपोजेस यू टू एलर्जन लाइक।
कॉमन सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। अब ये सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है एलर्जिक राइनाइटिस का, कि स्नीजिंग होगा, छींके बार बार आएगा, रनिंग नोज है ना, स्टफी नोज हो जाएगा, कफ आना, खट्टा हो जाना, ये जो गले का जो है, सोर थ्रोट, इचिंग आईज, आंखों में खुजली के जैसा होना, इचिंग होना, और आंखों से पानी आना, ये चीजें होती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयुर्वेद में क्या है कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एलर्जिक राइनाइटिस इज, थोड़ा सा आयुर्वेद को भी मैंने ऐड कर दिया है, ये चीजें आपको भी पता होनी चाहिए था, थोड़ी सी आयुर्वेद का भी नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसमें। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एलर्जिक राइनाइटिस इज कॉज ड्यू टू द अमा। अमा एक, आपने अमावात सुना होगा ना, आपने आपने ये आयुर्वेद पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? यस यस सर। सर। क्या? यस सर। ठीक है, तो वहां पे ना आम आपने पढ़ा होगा, अमा, आमवात। ठीक है, यस सर। ये टॉक्सिक्स होते हैं प्रेजेंट इन, ये कहाँ होता है हमारे, खासकर हमारे पेट से रिलेटेड है ना, प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यू टू द लो इम्यूनिटी। accumulated ama aggravates the level of cough in the body and gives rise to different symptoms to allergy। ठीक है, ये जो अमा जो है बढ़ा देता है हमारे शरीर में, कफ को बढ़ाता है ये, और भी कई प्रकार के जो सिम्टम्स हैं एलर्जी का वो आ जाएगा इसकी वजह से। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस सजेस्ट, आप इसमें आयुर्वेद में आप क्या कर सकते हो कि भाई निदान परिवार, ये एक होता है आयुर्वेद में, निदान एक प्रक्रिया है, वो क्रिया है वो कर सकते हैं। अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जन कॉजिंग रिएक्शन, शोधन क्रिया है, डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कहते हैं वो आप कर सकते हैं, शोधन क्रिया, वमन कुंजल, ये सब चीज होती है ना शोधन क्रिया, उस तरह की। समन स्पेसिफिकेशन जो कहते हैं इसको शमन करना, समन एक आयुर्वेद में ये चीज आता है, रसायन, समन, शोधन, निदान। ठीक है, जब आयुर्वेद में आपने पढ़ा होगा तो वहां पे सर ने ये चीजें डिस्कस करी होगी, ये सब चीजों का। ऑल्सो मच इंपोर्टेंस इज गिवन ऑन द आहार एंड विहार ऑफ द पेशेंट। आपको आहार विहार पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आहार विहार आपने ध्यान नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं है फिर तो। अब आता है क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस। देखो टाइम भी हो गया, ओके। तो कल जो है दो हम इसमें और देखें, कल हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाएगा, आप इसको दो पढ़ के आइए अच्छे से, ठीक है। अभी मैं जो है अभी जाना नहीं है, सर तो कॉमन दो हमने डिजीज देखा आज, ठीक है। कौन कौन सा देखा पत्रिका जायसवाल जी, बताइए। जी सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड देखा मैंने एक साइनाइट, हाँ साइनस से रिलेटेड, और एक राइनाइटिस है सर। साइनोसाइटिस दो डिसऑर्डर है ना, साइनस नहीं बोलिएगा, कि साइनस तो अलग है, वो तो अभी आपको मैंने ऑलरेडी बताया है साइनस क्या चीज है, साइनोसाइटिस क्या चीज। ठीक है, जी जी क्लियर सर। है। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से मैं पूछ लेता हूं अभी। तो क्लियर हो गया सबको, ये आज दो हम डिसऑर्डर जो देखे हैं। सर एक क्वेश्चन था, ये आपने हाँ, कॉमन एलर्जेंस में एक कैट सलाइवा